इधर तमाम घर वाले उस्मान साहब के पास हॉस्पिटल में आ जाते हैं और नरमीन साहिबा उस्मान साहब से मिलने उसके कमरे में आती हैं। दुखी आवाज़ में उनसे बातें करती हैं कि मुझे माफ़ कर दे, मुझे आपसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उस्मान साहब कहते हैं कि ये तुमने किया है। नरमीन साहिबा कहती हैं अल्लाह का शुक्र है कि आप ठीक हैं, और कहती हैं कि आप बस ज़िंदा रहें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप बाकी परेशानियों को छोड़ दें, मुझे माफ़ कर दें, मैं दोबारा ये जिक्र नहीं करूँगी, बस मेहमत को माफ़ कर दें। आगे से उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता, उसने जो भी किया है। नरमीन साहब कहती हैं अच्छा ठीक है, आप ये सब बंद कर देते हैं, इसके बारे में बात नहीं करते। और उस्मान साहब के पास बैठकर पुराने किस्सों के बारे में बातें करने लग जाती हैं, मेहमत के बचपन के बारे में। अचानक उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं तुम यहाँ से जाओ और किनाली को मेरे पास भेजो, मुझे उससे काम है। और वो बाहर हैरानी की हालत में आकर खड़ी हो जाती हैं। फतोस कहती है अम्मी क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? वो कुछ नहीं बोलती और किनाली को इशारा करती हैं कि अंदर जाओ, उस्मान ने तुम्हें बुलाया है। उस्मान साहब किनाली साहब से कहते हैं आदिल को मेरे पास भेजो, मुझे उससे कोई बात करनी है। वो कहते हैं कि आदिल तो किसी सफ़र पर गया है। उस्मान साहब कहते हैं उसे उस सफ़र पर जाने से पहले रोको और मेरे पास भेजो। इधर महमद साधु से सारी बातें गुलवाने आ जाता है कि तुम तो बदला लेना चाहते थे, तो तुमने आदिल को माफ़ क्यों कर दिया और उसे जेल से बाहर क्यों निकलवा दिया? साधु जानबूझकर बातें बदलते हुए कहता है कि ये फूल कितने प्यारे हैं और मुझे फूलों को पालना बहुत अच्छा लगता है। जाहिर सी बात है वो सच्चाई नहीं बताना चाहता था, क्योंकि साधु और उस्मान साहब के बीच में कोई सौदा हुआ था। इसी शर्त पर उसे साधु को 1 साल के लिए जेल से बाहर निकलवाया था। इतने में अचानक साधु मेहमद को बाजू से पकड़कर कहीं लेकर जाता है और गिराज के सामने खड़ा करके कहता है वो देखो। गिराज के अंदर उसने संसार को बांधा हुआ था। इस हालत में मेहमद बहुत ही शौक में चला जाता है। इतना ही नहीं था, वहाँ पर ज़िया साहब भी मौजूद थे जिन्होंने उस्मान साहब को सारा कुछ सच बताया था और फिर अचानक मुकर चुके थे। ये सब देखकर मेहमद समझ नहीं पा रहा था कि ये मुझसे क्या चाहता है। यानी वो मेहमद को और उसके आदमी को अपने साथ मिलाना चाहता था उस्मान साहब के खिलाफ। अगर मेहमद ऐसा ना करता तो उसकी जान खतरे में थी। दूसरी तरफ फजल अपने सफ़र की तरफ रवाना था और वह जा रहा था। इधर मेहमद को उसके आदमियों ने पकड़ रखा था, यानी ज़िया और साधु ने मिलकर। मेहमद कहता है तुम दोनों बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ज़िया कहता है अब हमें किसी बात का डर नहीं है, तुम्हारे बाबा ने तो तुम्हें निकाल दिया है। मेहमद कहता है तुम्हें क्या लगता है हमारी फैमिली आपस में लड़ेगी और हमें कोई भी मार के चला जाएगा? ऐसे नहीं है, मेरे बाबा मुझे ज़रूर बचा लेंगे, मैं भी मचारी ख़ानदान का हूँ। काफ़ी देर बहस करने के बाद वो मेहमद के सर पर ज़ोरदार वार करते हैं, उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ अज़िल कश्तियों की तरफ रवाना हो चुका था। इधर ज़िया साहब मेहमद को धमकी देते हैं और कहते हैं अगर तुम अपने बाबा को मार दोगे तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। वो सोच में पड़ जाता है। आखिरकार मेहमद ने अपना रंग दिखा दिया और कह दिया कि मैं अपने बाबा को मारने के लिए तैयार हूँ और तुम लोग मुझे उनकी जगह सीट पर दोगे। जो तुम लोगों ने फैसला किया है कि सीट से मुझे हटाना है, उस्मान साहब के बाद वो फैसला बदलना होगा। वो मान जाते हैं। इधर अज़ील अपने काम के लिए जाने ही वाला था, पीछे से किनाली साहब आकर अज़ील को रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बाबा की तबीयत को ठीक नहीं लग रही, वो चाहते हैं कि तुम उनके पास जाओ। और अज़ील उनकी ये बात मान लेता है। अज़ील कहता है कि आपको यहाँ पर अम्मी आसिया ने भेजा होगा, क्योंकि मेरे बाबा को मेरी इतनी फिक्र कहाँ। फिर किनाली साहब बचपन की सारी बातें बताते हैं, अज़ील को तस्वीरें दिखाते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बाबा ने तुम पर नज़र नहीं रखी, तुम्हारे एक एक मिनट की खबर उन्हें होती थी। ये तस्वीरें दिखाते हुए उन्हें सारी बातें बताते हैं कि वो मजबूर थे, तुम्हें अपने पास नहीं रख सकते थे, लेकिन उन्होंने तुम्हें अपने पास ना रखते हुए भी हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है। अज़ील इमोशनल होकर तस्वीरें देखने लग जाता है, उसे यकीन नहीं आ रहा था किसी बात पर। तुम्हारे बाबा चाहते थे कि तुम इनके साथ महफूज नहीं हो, जिस तरह यहाँ पर हमले हो रहे हैं उनकी अपनी औलाद खतरे में होती, इसलिए तुम्हें वहाँ पर रखा और सारी बचपन की तस्वीरें अपने पास रखी। हमेशा मुझे तुम पर नज़र रखने के लिए कहा ताकि मैं तुम्हारी हिफाजत करूं। फिर अज़ील रोने लग जाता है और किनाली साहब के साथ अस्पताल में आ जाता है और गुनेश को देखते ही 2 मिनट खड़ा रहता है। गुनेश भी हैरान थी कि ये वापस कैसे आ गया। दुर्सुन कहता है भाई तुम यहाँ? अज़ील कहते हैं मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताता हूँ। किनाली साहब गुनेश को इशारा करते हैं बेटा तुम भी कमरे में आओ, और अज़ील भी। तो गुनेश उठकर अज़ील के साथ कमरे में चली जाती है, यानी उस्मान साहब के पास बात करने।
इधर आला नरमीन साहिबा से कहती हैं कि आपको तजस्सुस नहीं हो रहा कि वो आपस में क्या बात करेंगे। नरमीन साहिबा कहती हैं अभी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। जैसे ही अज़ीर और गुनश कमरे में दाखिल होते हैं, उस्मान साहब कहते हैं अब मैं इस हालत में मौजूद नहीं कि मैं अपने ख़ानदान को संभाल सकूं। वैसे भी गुनश मुझे माफ़ कर देना, मैंने उस गद्दार के साथ तुम्हारी शादी करवा दी जो तुम्हारे लायक नहीं था। गुनश कहते हैं इसमें आपकी कोई गलती नहीं, मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ और मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। उस्मान साहब कहते हैं शुक्रिया। फिर वो अज़ील की तरफ फेस करके कहते हैं कि तुम मेरी जगह इस ख़ानदान को संभालोगे, तुम्हें सरबराह बनना होगा। अज़ील कहता है मैं किसी की तख्त और यानी किसी की जगह को प्लेट में रख कर से जाकर मेरे सामने रखा गया हो मैं उसे कबूल नहीं कर सकता, और वहाँ से जाने लगता है। और उस्मान साहब कहते हैं बेटा प्लीज़ मेरे बारे में सोचो, तुम मेरे वो सहारा हो जो मुझे संभाल सकते हो। तुमने मुझे उम्मीद दिलाई है, तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारे आने के बाद मुझे इस दलदल से निकलने में मदद मिली है। फिर वो कहता है ओके बाबा, और वहाँ से गुनश को देखते हुए उठकर चला जाता है। इधर बाहर आते ही आसिया साहिबा और दुरसो नाजिल के साथ चलते हुए कहते हैं कि क्या बातें हुई भाई, तुम वापस कैसे आ गए? वैसे भी मुझे पता था तुम यतीम नहीं हो, तुम तो एक बहादुर हो और आप देखो एक ख़ानदान के सरबराह बनने जा रहे हो। अज़ील कहता है तो मुझे आगे से क्या करना चाहिए था, मना कर देना चाहिए था। दुस्म कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं। दादी आसिया कहती हैं तुम्हें मना ही करना चाहिए था, तुमने हाँ क्यों की है? अज़ील कहता है तो क्या आपने पहले मुझे अपने बाबा को नहीं दिया था? क्योंकि मुझे किनाली साहब ने अभी बताया है बचपन की सारी बातें कि वो मेरे बाबा जब मुझे लेने आए थे तो आपने उनके हवाले मुझे नहीं किया था। आसिया साहबा कहती हैं हाँ मैंने तब तुम्हें नहीं किया था, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहती थी क्योंकि तुम्हारी माँ ने मरने से पहले खत लिखा था कि मैं तुम्हें अपने पास रखूँ संभालूँ, तुम मेरी अमानत थे। ये बातें करते वहाँ से चले जाते हैं। इधर रात को खाने के मेज़ पर नरमीन साहिबा, फैतोश, गुनश और यूनुस बैठे होते हैं। फैतोश गुनश से पूछती है क्या तुम्हें लगता है कि मेरे बाबा पहले वाली सिचुएशन में आ जाएंगे, यानी वो ये सब संभाल सकेंगे? गुनश कहती है अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकती क्योंकि ये सब कुछ टेस्ट की रिपोर्ट्स के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अब अच्छा गुमान ज़रूर रख सकते हैं, तुम फिक्र मत करो, वो वापस ज़रूर आएंगे, अपनी जगह ज़रूर संभालेंगे। नरमीन साहिबा गुस्से से कहती हैं हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर वो यहाँ पर ना आए तो क्या होगा? आगे से यूनुस कहता है कि भाई मेहमद सब संभाल लेंगे। आगे से नरमीन साहिबा कहती हैं अल्लाह का शुक्र है कि अगर वो संभाल सकता तो, लेकिन उस्मान साहब की मेहरबानी से उन्होंने उसे अपनी जायदाद से दखल कर दिया है और फैतोस तो ऐसा कर नहीं सकती क्योंकि वो एक लड़की है। फैतोस गुस्से से उठकर उस टेबल से चली जाती है और यूनुस कहता है कि मुझे लगता है आप ही का फैसला गलत है, उन्हें उनसे डिवोर्स नहीं लेनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मेहमद भाई गलत हैं। गुनश गुस्से से यूनुस की तरफ देखने लग जाती है। काफ़ी देर नरमीन साहिबा तंजियाँ बातें करती रहती हैं गुनश को देखकर। आखिरकार गुनश तंग आकर कहती है कि हमारे अंकल ने कहा है कि वो अब मेहमद को इस घर में नहीं देखना चाहते, तो मैं नहीं चाहती कि मेहमद की यहाँ पर बात भी की जाए, और मेरा अब उससे कोई ताल्लुक नहीं। मेरा खाना हो चुका है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये कहकर गुनश वहाँ से चली जाती है। अब उस मेज़ पर सिर्फ यूनुस और नरमीन साहिबा थे। इधर आयला अपने शौहर को कह रही होती है, यानी हाकिफ कह रही होती है कि अब तुम्हें ही सब कुछ संभालना है, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है क्योंकि तमाम कांटे रास्ते से हट चुके हैं। आगे साकी साहब कहते हैं हर वक्त ऐसी बातें मत किया करो, खुदा के वास्ते इस पागलपन से निकल आओ आयला। इधर नरमीन साहिबा मेहमद को कॉल करती हैं कि बेटा तुम कहाँ हो? वो कहता है अम्मी आप मुझसे क्यों बात करनी है बताएं। वो कहती हैं पहले पुरस्कून हो जाओ, मेरी बात सुनो, क्योंकि तुम्हारे बाबा ने अपनी जगह अज़ील के हवाले कर दी है और आगे से अज़ील ये सारी जगह संभाल लेगा। मेहमद कहते हैं तो अच्छी बात है ना, आखिरकार उनको अपना प्यारा बेटा जो मिल चुका है, जो कि अब यतीम भी नहीं रहा। मैं यतीम हो चुका हूँ, अब मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं। और ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देता है और फिर संसार से कहता है संसार क्या तुम तैयार हो? वो कहता है जी भाई हम तैयार हैं। शायद वो अपने बाबा को मारने के लिए उन ज़िया लोगों के साथ मिल चुका था, साधु और ज़िया के साथ। इधर गुनश कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर उस्मान साहब के पास जा रही होती है, जो कि किनाली साहब ने कहा होता है कि उस्मान साहब से साइन करवाने हैं। फैतोस कहती है तुम कहाँ जा रही हो इस वक्त? गुनश कहती है मैं अंकल के पास जा रही हूँ, बहुत ज़रूरी काम है। फैतोस कहती है 1 मिनट रुको, क्या तुम वाकई मेरे भाई से डिवोर्स चाहती हो? वो तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, मैंने तुम्हें शादी से पहले ही कहा था कि अभी वक्त है, लेकिन तुमने शादी की और अब तुम डिवोर्स चाहती हो।
गुनश कहती बस कर दो, तुम्हें सारी सच्चाई पता है और अब तुम ऐसी बातें कर रही हो। वैसे भी इस मामले में कल बात करेंगे। अब मैं ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ, तुम बताओ। मुझे अभी डॉक्यूमेंट देने जाना है, वहाँ से चली जाती है। इधर हाकिम नरमीन साहब के पास आकर कहता है, यानी आयला की बातों में आकर वो कहता है कि क्या होगा अगर अदिल ने सब कुछ संभाल लिया तो हमारे हाथों से सब कुछ चला जाएगा। बहन, आपको नहीं लगता कि किसी बड़े को ये संभालना चाहिए? अगर मेहमत नहीं है तो उसके बाद हक अदिल का नहीं बनता। अगर मैं ये जगह संभाल लूँ और अदिल खुद ही इस जगह को संभालने से मना कर दे तो सारे मामला हल हो जाएंगे। आप मेरी बहन है और मेहमत आपका बेटा है, तो आपके भाई के पास ये सब कुछ होगा तो आपका ही रहेगा। ये सारी बातें आयला सुनकर बहुत खुश हो रही थी, लेकिन नरमीन साहिबा जानती थी कि ये आयला बहुत चालाक है। नरमीन साहिबा कहती हैं, तुम फिक्र मत करो, मेहमत अपने घर वापस आएगा, वह सब कुछ खुद संभाल लेगा, तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। इधर गुनश कहती है कि यही तुम्हारा फैसला है कि तुम ये सब कुछ नहीं संभालना चाहते, तो ठीक है। वो वहाँ से जाने लगती है। अदिल उसका बाजू खींच कर कहता है, मैं अपने गुस्से की वजह से यहाँ से गया था, ठीक है। गुनश कहती है, अब तुम्हारे और मेरे बीच ऐसा कोई ताल्लुक नहीं जो मैं तुमसे बात कर लूँ। तुम अपने गुस्से की वजह से यहाँ से गए और मैंने ये शादी अपनी मर्जी से तोड़ी है, तुम्हारी वजह से नहीं। और वैसे भी एक बाप ने अपना वो बेटा खोया है जो कि एक गद्दार है, तो उस बाप की तरह सोचो कि उस पर क्या बीत रही होगी। उसका दूसरा सहारा तुम ही हो। अगर तुम उस बाप का सहारा नहीं बनना चाहते तो बाकी ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैंने तुम्हारी वजह से शादी नहीं तोड़ी। अब अपने ज़मीर से सवाल करो अपने कमरे में जाकर। मेरे दिल ने तभी जवाब दे दिया था जब तुम मुझे छोड़कर यहाँ से जाने वाले थे कि अदिल चला गया है तो अदिल को मैंने खो दिया है। तो अगर मैं वहाँ से ना जाता गुनश तो तुम क्या मुझे अपना लेती? गुनश कहती है, ये सब कुछ पहले बातें हो चुकी हैं। तुम एक डरपोक थे, तुमने कुछ भी नहीं अपनाया। बाद में जो फैसला करना था वो मैंने किया, जो मुझे करना चाहिए था। और अब तुम मचारी का हेड बनो और मचारी खानदान को संभालो, मेरे मामला से दूर रहो। इधर मोहम्मद संसार के साथ कार में अस्पताल के बाहर उस्मान साहब को मारने आता है कुछ आदमियों को डॉक्टर के भेस में अंदर भेजने, लेकिन अचानक वो अपना फैसला बदल देता है। कहता है, संसार मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरे बाबा हैं। इधर इसी मिशन को खत्म करो, वापस चलो। लेकिन आदमी अंदर पहुंच चुके थे और वो कह रहे थे कि यहाँ पर अदिल और गुनश बातें कर रहे हैं आपस में। गुनश कहती है, जब तुम्हारे बाबा ने तुमसे ये कहा तो वो कहा उन्होंने नॉर्मल अंदाज में नहीं था, वो दरख्वास्त की थी तुमसे। तो तुम्हें क्या लगता है क्या प्लानिंग के मुताबिक कहा होगा उन्होंने? वो एक रिक्वेस्ट थी, तुमने नहीं मानी। अदिल उसे कहता है, अभी खामोश हो जाओ, मेरे साथ चलो। गुनश कहती, क्या कर रहे हो? अदिल कहता है, मुझे ये लोग मशकूक लग रहे हैं, ये डॉक्टर नहीं लग रहे। अदिल गुनश को लेकर एक साइड पे हो जाता है और उस लिफ्ट के आगे खड़ा हो जाता है जहाँ से वो डॉक्टर गुजरने वाले थे। जैसे भी डॉक्टर बाहर गुजरते हैं, अदिल उनकी गन से पकड़कर उन पर हमला कर देता है। जाहिर है वो उस्मान साहब को मारने में नाकाम हो गए थे। और किनारे साहब से अदिल कहता है कि आप सब कुछ महफूज है, आप बाबा को लेकर यहाँ से जाएं। इधर संसार मोहम्मद को गले लगाकर रोक रहा होता है कि तुम अस्पताल के अंदर नहीं जा सकते, प्लीज़ भाई रुक जाओ। और इधर अदिल और गुनश दोनों ही हैरान थे, यानी गोली चलने की आवाज़ से गुनश डर चुकी थी। इधर मोहम्मद कार में बैठकर सदमे में बैठा हुआ था कि शायद मेरे बाबा को गोली लग चुकी है, लेकिन संसार आकर कहता है, भाई मुझे कॉल आई है कि आपके बाबा अभी जिंदा है, उन्हें गोली नहीं लगी। और वो यानी वो खुश हो चुका था कि मेरे बाबा को गोली नहीं लगी, वो जिंदा है। उसकी आंखों में आंसू थे। इधर गुनश अदिल को सारी सच्चाई बताती है कि शादी से पहले आंटी के हाथों में वो तस्वीरें मौजूद थी जो हम शादी अटेंड करने गए थे तुम्हारी और मेरी, इसलिए वो बहुत गुस्सा थी। मैं उस दिन तुम्हारे पास आने वाली थी, मैं बहुत खुश थी कि तुम्हें एहसास हो गया, तुम मुझे लेने आए हो और मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार थी। लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने मुझे धमकाया कि वो तुम्हारी जान ले लेंगे और मोहम्मद तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अदिल कहता है, इसका मतलब तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार थे। वो खुश हो जाता है और कहता है कि क्या मतलब तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार थी, वो तुम्हें ना धमकाती तो? गुनश कहती, हाँ ये मेरी गलती थी कि मैं खुश होकर तुम्हारे पास आ रही थी, क्योंकि तुमने तो पिछली रात ही मुझे छोड़ दिया था। तो अब क्या लेने आए थे जब हमारी शादी होने वाली थी तो? लेकिन फिर भी मैं खुशी से तुम्हारी तरफ आ रही थी कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो मुझे धमकाती ना भी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती थी। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है और अदिल का मुंह उदास हो जाता है। इधर ज़िया साहब मोहम्मद को कॉल करके कहते हैं, तुम्हारे बाबा बच चुके हैं, तुम उन्हें नहीं मार पाए, तो अब मैं अपना फ़ोन बंद करने वाला हूँ ताकि मुझ पर कोई भी नाम ना आए।
महमद अपनी अम्मी नरमीन साहिबा को कॉल करके कहते हैं अम्मी मुझे हर चीज़ के लिए माफ़ कर दे, मैं घर वापस आ रहा हूँ। और कॉल कट करने के बाद रोने लग जाता है। इधर तकरीबन फजर का वक्त था और अदिल एक समंदर के किनारे बैठा हुआ था, एक लंबी सोच में गुम। इधर महमद कार लेकर अपने घर आ चुका था सुबह के वक्त, और उनकी मेड हाकी साहब और आयला साहबा के रूम में आती हैं और कहती हैं कि नरमीन साहबा लिविंग रूम में आप सबका इंतज़ार कर रही हैं। इधर गुनाश अपने भाई यूनुस के साथ वॉक कर रही होती है। वो कहता है आपको उनसे बात कर लेनी चाहिए, अचानक सब कुछ ख़त्म करने का फैसला क्यों किया है। गुनाश कहती है इस पर पहले ही बात हो चुकी है, बस कर दो प्लीज़। वो कहता है ठीक है। अभी वो बात करते हुए जा ही रहे होते हैं कि पीछे से महमद की कार आ जाती है और महमद कार से निकल कर कहता है कि गुनाश चलो मेरे साथ। फिर वो यूनुस की तरफ देखती है तो यूनुस इशारा करता है कि भाई से ले जाए, यानी वो समझ चुकी थी कि यूनुस का प्लान था और वही महमद को पकड़वाने के लिए, यानी महमद के पास मुझे लाया था ताकि महमद मुझे पकड़ के अपने साथ बात करने के लिए ले जाए। गुनाश कहती है क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। वो फिर ज़बरदस्ती कार में बिठा के गुनाश को अपने साथ ले जाता है। यूनुस वहाँ पे चुप करके खड़ा होता है। इधर नरमीन साहिबा हाकी से कहती है कि महमद वापस आ रहा है और मैं चाहती हूँ वो इस ख़ानदान का हेड बने। तुम इस कुरान पर हाथ रख के कसम खाओ कि तुम मेरे साथ दोगे। वो कहता है जी मैं कसम खाता हूँ। इधर महमद गुनाश को एक समुद्र के किनारे ले आते हैं। गुनाश बाहर आकर कहती है क्या चाहते हो तुम मुझसे, अब बताओ मुझे। वो कहता है तुम मुझे मार दो लेकिन तुम मुझे छोड़ नहीं सकती। उसे गले लगाने लगता है तो वो उसे पीछे धक्का दे देती है। वो फिर ज़बरदस्ती उसके बाजू पकड़कर बात करने लग जाता है। वो कहती है छोड़ो मुझे इसी वक्त। गुनाश कहती है मैं तुम्हें हज़ारों बार कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हें नहीं चाहती। फिर महमद गन निकाल कर कहता है कि तो ये रिंग्स तुमने मुझे क्यों पहनाई है, हाँ तुमने यस क्यों बोला था शादी पर। गुनाश कहती है कि गन को नीचे रखो प्लीज़, खुदा के वास्ते गन को नीचे रखो। महमद कहता है ये लो गन और मुझे गोली मार दो, लेकिन मुझे बताओ कि तुमने ऐसा किया क्यों है। गुनाश काफ़ी देर समझाती रहती है लेकिन वो नहीं समझता, तो गुनाश गुस्से से गन को पकड़ कर वहाँ में गोलियाँ चलाने लग जाती है। कहती है बस कर दो, अब बहुत हो गया, मैंने कहा था ना तुम्हें बस कर दो। और ये कहकर वहाँ पर गुस्से से चली जाती है और महमद पीछे ज़मीन पर गिरकर रोने लग जाता है। इधर गुनाश घर आकर फतोस से कहती है कि कहाँ है यूनुस। फतोस कहती है मेरे रूम में है। फतोस कहती है क्या तुम ठीक हो। गुनाश जवाब दिए बगैर रूम में चली जाती है और कहती है यूनुस अपना दरवाज़ा खोलो। पीछे से मेड आकर कहती है कि नरमीन साहिबा ने आप सबको लिविंग रूम में बुलाया है, आप भी चलेंगे। लिविंग रूम में आते ही नरमीन साहिबा कहती हैं और तो हमारी वकील साहिबा भी आ चुकी हैं। गुनाश कहती है क्या कुछ हुआ है। नरमीन साहिबा कहती हैं तुम्हें पता है कि अब उस्मान साहब की तबीयत नहीं ठीक, तो मैंने कुछ फैसला किया है जिसकी गवाह तुम रहोगी यहाँ पर, यानी पेपर्स पर साइन करवाने होंगे। तुम्हें पता है कि उस्मान साहब हाकी पर कितना भरोसा करते हैं, वो मेरा भाई ही नहीं इस घर का बड़ा भी है, तो मैं चाहती हूँ कि अब उस्मान साहब की जगह ये सब कुछ संभाल ले। और गुनाश कहती है क्या उस्मान साहब को ये पता है। तो वो कहती है उस्मान साहब इस हालत में नहीं है कि वो कोई फैसला कर सकें, इसलिए गुनाश तुम्हें हमारे साथ विटनेस बनना होगा कि हाकी इस घर को संभालेगा। फिर अचानक पीछे से उस्मान साहब आकर कहते हैं कैफा विटनेस और कौन इस घर को संभालेगा। यहाँ पर सबके चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। उस्मान साहब कहते हैं तो मिस नरमीन बोले जो आप बोल रही थी मैं भी सुन रहा हूँ। नरमीन साहब कहती है नहीं ये बस गैर ज़रूरी बात थी। उस्मान साहब कहते हैं तो फैमिली मैटर्स को इस फैमिली के साथ ही डिस्कस किया जाता है, मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ, बोले जो बोलना है। उस्मान साहब कहते हैं हाकी तो तुम तैयार हो इस फैसले के लिए। हाकी खुश हो जाता है और आयला भी। उस्मान साहब कहते हैं तुम अब मेरा दायां हाथ नहीं बनोगे बल्कि इस अगले सरबराह का दायां हाथ बनोगे जो यहाँ पर आने वाला है। इधर सबके चेहरे लटक चुके थे। उस्मान साहब कहते हैं ये रहा हमारा सरबराह। पीछे से कमरे में दाखिल होता है एक अच्छी ड्रेसिंग में, यानी पैंट शर्ट यानी कोट में, और यानी जैसे इस घर का सरबराह को होना चाहिए। और आकर गुनाश को देखने लग जाते हैं सारे घर वालों को। सब घर वालों के चेहरों पर हैरानी थी। फिर उस्मान साहब उसे अपनी तस्बीह देते हैं, यानी अदिल को अपने हाथ में पकड़ने के लिए। गुनाश इस फैसले से बहुत खुश थी और वह खुशी से अदिल को देखने लग जाती है। अदिल पूरे रौब के साथ तस्बीह लेकर मचारी खानदान के हेड की हैसियत से चेयर पर बैठ जाता है। हाकी, आयला और नरमीन साहबा के चेहरे लटक चुके थे। बाकी सब लोग इस फैसले से खुश थे। नरमीन साहबा गुस्से से जाने लगती हैं। उस्मान साहब कहते हैं तो अब से अदिल इस खानदान का सरबराह होगा, अब सब कुछ जान लें।